अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ क़ासमी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनके बग़ैर हिंदुस्तान की सियासी, समाजी, मिली और जंग आज़ादी की तारीख़ नामुकम्मल है। मुफ़स्सिर कुरान, अज़ीम सहाफ़ी, नामवर अदीब, मिली रहनुमा होने के साथ हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे और उन्हीं की याद में हर साल 11 नवंबर को यौम तालीम मनाया जाता है, क्योंकि 11 नवंबर 1988 में मक्का मुअज़्ज़मा की सरज़मीन पर इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की विलादत हुई थी। मिल्लत टाइम्स में आज हम एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हयात व खिदमत, उनकी शख्सियत, उनके अफ़कार, उनके नज़रियात और तालीम के हवाले से उनकी खिदमत पर गुफ्तगू करेंगे। और इस सेशन में या इस बहस में हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका हम आपसे तारुफ़ कराना पहले ज़रूरी समझते हैं। पहले मेहमान हैं हमारे जनाब फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब, आप माहिर तालीम हैं और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से भी खुसूसी रिश्ता है और आप उनके पोते कहलाते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब अब्दुल रशीद अख़वान साहब, आप इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ एंड एडवोकेसी के सदर हैं और दिल्ली के मारूफ रहनुमा हैं और इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के भी आप रुकन हैं। हम इन दोनों मेहमान से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अफ़कार, उनके नज़रियात और तालीम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम, मारूफ रहनुमा, अजीम कायद और मुजाहिदे आज़ादी थे। 11 नवंबर 1888 में मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर उनकी विलादत हुई। उनका असल नाम मुहीदुद्दीन अहमद था और वालिद बुजुर्गवार का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन। उन्हें फ़िरोज़ बख्त कहकर पुकारते थे। 1857 की जंग आज़ादी में मौलाना आज़ाद के ख़ानदान को हिंदुस्तान से हिजरत करनी पड़ी थी। वालिदा का ताल्लुक़ मदीना से था, जिनका सिलसिला नसब शेख जमाल से मिलता है। ये अकबर के अहद में हिंदुस्तान आए थे, यहीं की सुकूनत इख्तियार कर ली थी। मौलाना का बचपन मक्का और मदीना में गुजरा। 7 साल की उम्र में कोलकाता वापस चले आए और इब्तिदाई तालीम वालिद से हासिल की। फिर जामिया अज़हर मिस्र चले गए। 14 साल की उम्र में मशरिक़ी उलूम का तमाम निसाब मुकम्मल कर लिया। आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेकर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की सख्त मुखालिफत की। 1912 में अल हिलाल निकालना शुरू किया। 1914 में हुकूमत ने इस पर पाबंदी आयद कर दी। उन्होंने अल बलाग के नाम से दूसरा अखबार निकालना शुरू कर दिया। मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी के नज़रियात से बेहद मुतासिर थे और उनके हर कदम में साथ खड़े रहते थे। 1923 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर बने। 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ के पहले वज़ीर तालीम बने। क़याम पाकिस्तान और तक़सीम हिंद की उन्होंने सख्ती से तरदीद की। 22 फरवरी 1958 में उन्होंने आखिरी सांस ली और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। हर साल हिंदुस्तान में 11 नवंबर को उनकी सालगिरह के मौके पर यौम तालीम मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम विलादत पर यानी 11 नवंबर पर यौम तालीम इसलिए मनाया जाता है कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे, या तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में उनकी कुछ खिदमत भी रही है? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया। जब आप उनका तारुफ करा रहे थे तो उसमें लफ्ज़ तालीम छूट गया था। अब बिल्कुल सही आप ट्रैक पे आ गए। देखिए, तालीम का जो मौजूदा ब्लूप्रिंट है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान में यकीनन वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन और मैं कहता हूँ सस्ती यानी चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और हालांकि लोग हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, कहाँ जाते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, ठीक है। लेकिन बावजूद उसके मैं कहूँगा आपसे कि जो यूनिवर्सिटीज़ जिनका ब्लूप्रिंट मौलाना आज़ाद ने हमें दिया
और साथ ही साथ कुछ ऐसे तालीमी इदारे जिसमें ICCR है, जिसमें ICSR है, इसके अलावा साहित्य अकादमी है, और कितने ही हमारे समझिए कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो खड़गपुर में हैं और जनाब गांधीनगर में कहाँ हैं। अलावा इसके बहुत सारी उर्दू अकेडमीज़ हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मेरे जहन में नहीं आ रही। तो ये जो जदीद तालीम का और ख़ासतौर से साइंसी तालीम का जो खाका था वो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बातचीत करके, और ये जो दिया था ये मौलाना आज़ाद ने दिया था। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो उनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के लिए है, जिसको थोड़ा सा अंडरमाइन किया जाता है, हालांकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का उनका जो कंट्रीब्यूशन है सबसे बड़ा माना जाता है, जो कि है, लेकिन तालीम के का जो उनका उनकी हिंदुस्तान के लिए खिदमात हैं उसका जिक्र उतना नहीं होता जितना किया जाना चाहिए। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि उनकी तालीम खिदमत पर और पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्होंने UGC का खाका पूरा तैयार किया था और अब उसको बदल करके एक दूसरा नया निज़ाम लाया जा रहा है। हाँ देखिए, ये बड़ा अफसोस की बात है कि इतने बड़े रहनुमा, और उनका तो कद ये समझता हूँ कि मैं, चाहे वो महात्मा गांधी हों, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल हों, लाला लाजपत राय हों, इन सबसे उनका कद कहीं ऊंचा था। और इसका मैंने कहीं एक कैबिनेट मिशन आया था अंग्रेज़ों का 1946 में, तो उन्होंने सब लोगों से बात की थी, पंडित नेहरू से, गांधी जी से, मौलाना आज़ाद थे। उसमें एक सर A.B. अलेक्जेंडर थे। वो जब वापस लौटे इंग्लैंड तो उन्होंने एक किताब लिखी और उसके अंदर मौलाना और गांधी जी के ताल्लुक़ से कुछ उन्होंने बड़ा एक मज़ाहिया जुमला लिखा, इट शुड नॉट बी टेकन अदरवाइज, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने गांधी जी का भी इंटरव्यू लिया, मैंने मौलाना आज़ाद का भी इंटरव्यू लिया, और मैंने ये पाया कि गांधी जी का दिमाग जहाँ साइकिल की रफ्तार से दौड़ता है, तो मौलाना आज़ाद का दिमाग हवाई जहाज़ की रफ्तार से दौड़ता है। अब कुछ तो बात होगी। खैर ये है कि इसको मैं नहीं चाहता कुछ दूसरे अंदाज से कोई ले। मेरे कहने का मकसद ये था कि मौलाना आज़ाद थे। और देखिए, आपने कहा कि उनकी खिदमात को दबाया जा रहा है। मैं कहूँगा तालीम के हवाले से, तालीम के हवाले से बिल्कुल ठीक है, UGC का आपने बिल्कुल सही हवाला दिया कि और भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ मौलाना को सबसे आगे रहना चाहिए। अगर गांधी जी फादर ऑफ द नेशन थे तो कम से कम मौलाना आज़ाद को अंकल ऑफ द नेशन तो मानना ही चाहिए ना। नसीब बात करेंगे। अब्दुल रशीद अलवान साहब आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और उसी आज़ाद हिंदुस्तान के पहला दहशतगर्द नाथूराम गोडसे है। आज तस्वीर बदली हुई है, दहशतगर्द मुसलमान हैं और जो तालीम याफ्ता है, जो एजुकेटेड है, वो उस कम्युनिटी के लोग हैं जहाँ का पहला दहशतगर्द था। देखा जाए तो मुल्क बड़े कॉन्ट्रडिक्शन से गुजर रहा है कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या था और इस वक्त इंडिया क्या बन रहा है, ये तो फ़र्क महसूस करेंगे आप। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के नहीं बल्कि आज़ादी से पहले से एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए थे। जनवरी 47 में 1947 में आज़ाद भारत 15 अगस्त को हुआ था, उससे कम से कम 5-6 महीने पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें एजुकेशन मिनिस्टर थे वो। तो आज़ाद भारत से पहले ही जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके थे, और आज़ाद भारत में भी रहे 11 साल कुछ महीने जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हमारे मुल्क के। और सिर्फ इदारे नहीं बनाए उन्होंने, पूरी एजुकेशन पॉलिसी जो है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि बहुत एडवांस वो चाहते थे, लेकिन बहुत चीज़ें अब हुई है। उसमें जैसे यूनिवर्सल एजुकेशन का कंसेप्ट उन्होंने दिया था उस वक्त कि हर एक का राइट है कि एजुकेशन हासिल करे, अब जाके वो एक्ट बना है। और इसी तरह से उन्होंने जो है एजुकेशन के सिलसिले में जो बहुत से कंसेप्ट दिए हैं, उसमें जैसे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है कि डेमोक्रेसी के लिए एजुकेशन इंतहाई ज़रूरी है और एजुकेशन में खुद डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। इसलिए जैसे आपने बात उठाई कि बहुत सस्ती यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसके पीछे कंसेप्ट वही है कि हर आदमी जब एजुकेशन हासिल कर सकेगा तो फिर वो अपनी सलाहियतों को समाज को दे सकेगा। ये उनका विज़न था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ का हो रहा है, और जिसके पास पैसा है वो एजुकेशन हासिल कर सकता है, और गवर्नमेंट तकरीबन उससे निकल रही है। और जैसे स्कूलों को देखेंगे आप तो आधे से ज़्यादा 48% से प्राइवेटाइजेशन हो चुका है एजुकेशन का। तो आप जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा एजुकेशन का, यूनिवर्सिटी का खाका बनाया, तालीमी निज़ाम बनाया, वो मुसलमानों के बहुत मकबूल लीडर थे, मुसलमानों ने अपना कौमी, मिली, मजहबी रहनुमा मानते थे।
तो क्या मुसलमानों ने तालीम के हवाले से उनके नज़रियात को नहीं अपनाया या उनसे नहीं सीखा कि आज मुसलमान तालीम में बहुत ज़्यादा पसमादा है? एक्चुअली जो मुल्क की आज़ाद, जो मुल्क जी का जो बंटवारा था, वो इतना बड़ा शौक़ था जो ख़ुद मौलाना आज़ाद पर उसका असर रहा है और मुस्लिम जमातों पर रहा है। और 20-30 साल निकले उससे निकलने में कि क्या हो गया, कि किसी का वहम गुमान में नहीं था। मौलाना आज़ाद को तो आखिर तक भरोसा था कि मुल्क जो है कभी जो है ये बंटवारा नहीं होगा और मुल्क जो है आज़ाद होगा। और ये सोच के उन्होंने जो अपने लिखा कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हुई वो ये कि मैंने नेहरू को अपनी बात विरासत सौंपी है, और अगर पटेल को सौंपता शायद मुल्क तकसीम नहीं होता। एक बड़ी बात उन्होंने कही है, उनका तज़किया था उसके बाद। तो इससे मालूम होता है कि उनका जो एक प्लानिंग थी पूरी, जो वो नहीं हुई पूरी। इसमें देखिए शौक गुजरा है और वो मुसलमानों को भी उससे निकलने में काफ़ी अर्सा गुजरा है। नहीं, बिल्कुल सही फरमाया अगवान साहब ने। माफ़ कीजिए मैं बात काट रहा हूँ आपके बीच में, लेकिन ऐसा तो भूल जाऊँगा इसलिए मैं बीच में जी बिल्कुल ये जो एक रिफ्लेक्शन है जल्द से आपको बता दूँ। देखिए क्या है कि जिस वक्त ये सिलसिला चल रहा था तक़सीम हिंद का, तो उस वक्त क्या है कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने अगवान साहब ने कि लोगों को बड़ा शौक़ हुआ, उनको बिल्कुल यकीन नहीं था, खुद मौलाना आज़ाद को यकीन नहीं था कि मुल्क जो है इस तरह से तक़सीम हो जाएगा। क्योंकि उसकी एक वजह और भी थी। उसकी वजह ये थी कि गांधी जी और मौलाना आज़ाद के बड़े ही ऐसे ताल्लुकात थे कि जैसे ये बहुत ही दो यानी दांत काटी यारों में होते हैं, वो एक दूसरे की बात बहुत अच्छे से शेयर करते थे। गांधी जी ने उनसे कह दिया था कि तक़सीम हिंद किसी हालत में मैं नहीं होने दूंगा, और उसके लिए अगर मेरी लाश पर से गुजरना होगा तभी होगी तक़सीम हिंद। तो जब गांधी जी ने कह दिया, मौलाना आज़ाद से वायदा कर लिया, और ये वायदा उन्होंने अरुणा आसिफ अली के सामने किया था, वो भी बैठी हुई थी सामने, बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर रह चुकी हैं और पेट्रियट अखबार की एक दफ़ा एडिटर भी रहा करती थी, जो बंद हो गया। तो जब उन्होंने ये कहा कि अगर तक़सीम हिंद हुई तो मेरी लाश पे हुई, वो मुतमईन हो गया। और जैसे 13-14 मतलब 14 जून का एक किस्सा है, जब ये सारा ड्राफ्ट तैयार हुआ और वो मौलाना को बताया गया तो मौलाना एकदम थक से रह गए, उन्हें शौक लगा। ही नेवर एक्सपेक्टेड कि भाई ये गांधी जी से उन्होंने कहा भी कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि अगर तक़सीम हिंद हुई तो मेरी लाश पे होगी, वो क्या हुआ? कुछ उन्होंने जवाब दिया गांधी जी ने, लेकिन उन्होंने इशारा पंडित नेहरू की तरफ किया। मसला क्या था देखिए, ये बहुत काबिल लोग थे, चाहे वो गांधी जी हों, पंडित नेहरू हों, ये तो बाहर से तालीम हासिल करके आए थे दोनों हजरात। और मौलाना आज़ाद किसी मदरसे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में कहीं नहीं गए, लेकिन बावजूद आज़ाद नहीं मिस्र गए थे। मिस्र नहीं, जामिया अज़हर में तालीम हासिल करने नहीं गए कभी। उन्होंने किसी भी, उनका जो भी मदरसा था, उनके वालिद थे मौलाना खैरुद्दीन, और जो उनके टीचर्स, जो मौलाना खैरुद्दीन के जो दोस्त थे उनको पढ़ाने आते थे। एक टीचर उनको अरबिक पढ़ाते थे, एक फ़ारसी पढ़ाते थे, नाम मैं बता दूंगा आपको, उर्दू पढ़ाते थे। उसके अलावा उनको उनकी थोड़ी थोड़ी जो है तालीम अंग्रेज़ी में भी थी। तो कहने का मकसद ये है कि जिस वक्त ये तक़सीम हुई और जब वो पार्लियामेंट में फंक्शन हुआ 14 अगस्त की रात को, यानी 15 अगस्त होने वाली थी, तो ये वाक़या बहुत कम लोगों को याद है। मौलाना आज़ाद एक तो हंसते बहुत कम थे, किसी ने मौलाना आज़ाद की हंसती की तस्वीर नहीं देखी होगी, और वो रोते भी नहीं थे। लेकिन जिस वक्त लोग तमाम हिंदुस्तान में और उधर पाकिस्तान में अक्रॉस द बॉर्डर जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था, तो मौलाना आज़ाद जो दरबार हॉल है उसका, राष्ट्रपति भवन का, तकरीब के बाद फिर वो ज़ारो क़तार एक कोने में जाकर रोने लगे। पता नहीं क्या उनके दिल पे गुजरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। और उसकी जो विटनेस थी, और उन्होंने अपने अखबार में भी लिखा है, दारी में बाकायदा, अरुणा आसिफ अली ने, कि फंक्शन में तो किसी तरह से वो अपने ऊपर काबू किया उन्होंने, नेहरू वगैरह के, राजेंद्र बाबू के साथ में खड़े रहे, लेकिन बाद में वो अपने आप को नहीं रोक पाए। तो एक ऐसा किस्सा है, गालिबन इसको भी ज़्यादा जाहिर नहीं किया जाता। तो बड़े दर्दनाक ये तक़सीम हिंद है। और मौलाना आज़ाद, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, अगर मौलाना आज़ाद, उनकी ख्वाहिश थी कि पहले वज़ीर आज़म बजाय नेहरू के ये अगर बनते, पटेल बनते। जिना का एक टाइम था, देखिए जिना एक टाइम पे जब जिना खड़े हुए तो जिना से बड़ा नेशनलिस्ट ना मौलाना थे, ना नेहरू, ना गांधी। लेकिन जब पॉलिटिक्स कम्युनलाइज हो गई, हिंदू मुस्लिम,
तो वही जिन्ह आपने जिक्र ऐसा कर दिया, दुखती रग पे हाथ फेर दिया, वही जिन्ह के जो यानी कि उनके बारे में कहा जाता था, अल्लाह बेहतर जानता है सच है, वो हैम खाते थे, वो अंग्रेजी लिबास सब कुछ, उसी जिन्ह ने जब ये कम्युनलाइज हो गया, उसी जिन्ह ने टोपी पहन ली, शेरवानी पहन ली और वो मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बन गया। तो ये जो इससे बचना चाहिए, हिंदू मुस्लिम कम्युनल, क्योंकि देखिए चाहे वो हिंदुस्तान हो या कोई बात, लेकिन आप कह रहे हैं चीज़ों से जब बचना तारीख को देखते हैं तो उस वक्त भी मौलाना आज़ाद मतलब कौम के लीडर थे, मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनको एक मुस्लिम लीडर के तौर पर देखा जा रहा था। जब इलेक्शन लड़ने की बात आई तो उनको रामपुर भेज दिया गया कि मतलब उसी वक्त कह दिया गया कि आप मुस्लिम वोटों की बुनियाद पर ही पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए मौलाना आज़ाद ठीक है, मुसलमान उनको अपने लीडर मानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन मौलाना आज़ाद सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं थे, वो हिंदुओं के भी थे, पूरे हिंदुस्तान के नेता थे। और मैं जानता हूँ कि उस दौर में और आज भी जो हमारे बिरादरान वतन हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, यानी वो एक तरह से उनको पूछते हैं, उनके पाँव छूते हैं मौलाना आज़ाद के कि भाई इन जैसा आदमी को हिंदुस्तान को ना मिला है ना मिलेगा। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, पूरे मुल्क के वो लीडर थे और उनकी जो सियासत थी, मेरे ख्याल से अगर उनकी सियासत पे कांग्रेस चली होती तो ना तो कांग्रेस डूबती और ना ही हिंदुस्तान जो है उसमें ऐसे इस किस्म के हालात पैदा होते कि उसमें हिंदू मुस्लिम का। देखिए मौलाना ने तो यहाँ तक कर दिया कि कुरान की मदद से उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि आयतों के ज़रिए समझाया कि हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिला के आप चलो, आपके भाई हैं, आप उनके भाई हो, वो आपके भाई हैं। और इसमें उन्होंने मजहब को इस्तेमाल करके बराबरी से दोनों को लाना चाहा अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, फिर उनको रामपुर क्यों भेजा गया? हाँ, रामपुर जो उनको भेजा गया मैं समझता हूँ गलत है। मौलाना आज़ाद कहीं से भी इलेक्शन लड़ते, चाहे वो रामपुर से लड़ते या वो महाराष्ट्र से लड़ते या राजस्थान से लड़ते या प्योरली गैर मुस्लिम अगर कोई आबादी थी वहाँ से लड़ते, हर जगह से वो जीत के आते। अफगान साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कांग्रेस के वफादार थे, मुसलमानों के नहीं। और 341 की दफ़ा जो रिजर्वेशन का मसला है जिसको उन्होंने चौथी तस्लीम कर लिया, इस तरह मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात आई तो उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो इस कई ऐसे मसले हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुसलमानों से ज़्यादा कांग्रेस के बारे में सोचते थे कि कांग्रेस किस तरह मजबूत हो। नहीं, मौलाना आज़ाद जो है बहुत बड़े विजनरी लीडर थे और प्रैक्टिकल लीडर थे। जज्बातियत तो उनमें बहुत कम थी और वो दूरअंदेश थे, दूर से चीज़ों को देखते थे। जहाँ तक सवाल रिजर्वेशन का है तो बुनियादी रिजर्वेशन जो था वो माइनॉरिटीज़ के लिए था और माइनॉरिटीज़ का जो कंसेप्ट जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट पेश किया गया था उसमें माइनॉरिटीज़ में मुसलमान भी शामिल थे, सारे माइनॉरिटीज़ लोग थे, दलित और शेड्यूल कास्ट जिसे आज हम कहते हैं, वो सब मिलाकर एक ही जुमला था उनका, वो माइनॉरिटीज़ कहलाती थी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पेश किया गया था उसमें फिर एक माइनॉरिटीज़ की कमेटी बनाई गई थी जिसके पटेल इंचार्ज थे, तो वो चेयरमैन थे पटेल। उस कमेटी ने भी उसको ओके कर दिया था कि माइनॉरिटीज़ के से मुराद जो है सारे वो तबकात हैं जिसमें दलित भी शामिल थे उस ज़माने के, ओपेस्ट क्लासेस जो कहते थे, माइनॉरिटीज़ जिसे आज हम कहते हैं माइनॉरिटीज़, आज जिसे हम ट्राइबल्स कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, वो सब शामिल थे। एक ही ग्रुप था वो, 2-3 ग्रुप नहीं थे वो। लेकिन जब उसमें बहस शुरू हुई तो के.जी. मुंशी ने यह सवाल उठाया कि माइनॉरिटीज़ की जो बुनियाद होती है वो रिलीजियस होती है और ये कहकर उन्होंने कहा कि ये जो है शेड्यूल कास्ट दलित जो है ये माइनॉरिटीज़ नहीं हो सकते हैं, तो फिर उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई गई। अब उसको मानने की क्या मजबूरी थी? जब पटेल जैसे अम्बेडकर जैसे शख्स ने उसको माना या मौलाना आज़ाद ने माना तो बड़ी मजबूरी तो ये थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग पहले थे, डिवीज़न के बाद मुसलमानों की तादाद बहुत कम हो गई और 3-4 लोग रह गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। और शौक, मैंने वही कहा कि जो शौक गुजरा है उस शौक की वजह से आज़ादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग्स हुई हैं उसमें मुसलमान या ऐसे के जो भी लोग दलित लीडर्स थे, जो भी लोग उस ज़माने थे, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते थे वो, क्योंकि वो समझते थे कि एक डिमोलाइजिंग इफेक्ट जो होता है किसी चीज़ का, किसी शौक का होता है, वो शौक से गुजर रहे थे। तो जब 27 सितंबर गालिबन 27 सितंबर को जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की माइनॉरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में इसको बदला गया कि माइनॉरिटी से मुराद वो हैं जो मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं और सिख हैं, ये माइनॉरिटीज़ होंगे और बाकी जो लोग हैं वो हिंदू होंगे, लेकिन उनको शेड्यूल कास्ट मनाया जाएगा और उनको मुराद हासिल होगी।
तो रिजर्वेशन का पूरा जो हिस्सा था वो उधर चला गया और माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन मिलना था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद फिर नेहरू जी ने जो है ऐसा क्वेश्चन जब पूरे ड्राफ्ट रखा गया, प्रोफेसर साहब रखा था, उनका कि आप फिक्र ना करें, माइनॉरिटीज़ को कोई नुकसान नहीं होगा, माइनॉरिटीज़ को वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी जो मिलनी चाहिए उनको। तो उस वादे पर मौलाना आज़ाद या किसी को लीडर जो है खामोश हो गए। नहीं, इस पर मैं भी कुछ इजहार ख्याल करना चाहता हूँ। जो आपने फरमाया वो ठीक है, बिल्कुल सही है, तारीखी हकीकत है वो। देखिए, जब ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर बात चल रही थी तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन 291A, इसके तहत जो है थोड़ा सा मेरे ख्याल से जिद बहस हुई, क्या हुआ, तो उस पर ये किया गया कि वोटिंग करा दी गई। उस वोटिंग के अंदर 5 के मुकाबले 3 जो वोट हैं उससे मौलाना आज़ाद की विक्ट्री हुई, क्योंकि मौलाना आज़ाद, बेगम एजाज़ रसूल, तजम्मुल हुसैन, हुसैन भाई लालजी और मौलाना हिफ्जुर रहमान प्लस मौलाना खुद, इन 5 ने कहा कि देखिए रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपने को अलग नहीं रखना चाहते हैं, हम तो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, बराबर के हैं। अच्छा, पटेल साहब ने इसको ओके कर दिया था, उन्होंने तो कहा कि नहीं भाई, ये तो पिछड़े हुए तबके हैं, इनको जो है रिजर्वेशन की ज़रूरत है, ये हर हाल में इकोनॉमिकली भी कर रहे हैं, एजुकेशनली भी कर रहे हैं, लिहाज से भी कर रहे हैं, तो इनको रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। लेकिन मौलाना और उनकी टीम ने कहा नहीं, हमें पूरा भरोसा है, अपने जो हमारे लीडरान हैं और आगे आने वाली जो नस्लें हैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखेंगी। अच्छा, जब ये हो गया, ये है कि अपने ये मौलाना ने तो मना कर दिया, लेकिन बाद में जाके फिर ये कानून बना। फिर आप जो बात कर रहे थे उसकी कि रिलीजियस बेसिस पे जो है रिजर्वेशन का मसला हुआ, जब दलित की बात आई तो उनको फिर 27% अब आकर जो है उनको रिजर्वेशन मिली। खैर, ये बड़ा ऐसा पेच है कि बहुत ही उलझा हुआ पेच है, और इसके अंदर मौलाना ने भरोसा करके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उन सब लीडरान के ऊपर, आगे आने वाली जो नस्लें हैं लीडरान की, उनके ऊपर भरोसा करके उन्होंने कहा हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि अब जिस तरह के हालात हैं तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मतलब ऐसा लगता है कि मौलाना आज़ाद ने वो सियासी गलती की या कौम को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा? नहीं, देखिए, ये तो बहुत शर्मसार, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सियासी गलती हम नहीं कह सकते। देखिए, भरोसा कुछ होता है, आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा है, हालात में है ना, हालात ऐसे ही थे, तो मुझसे मेरे ऊपर भरोसा करके आप कुछ ना कुछ जो भी आपको फैसला करना है फैसला कर लेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। कल को अगर मैं आपको धोखा दे दूं तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई अब इसको सियासी गलती कही, कुछ कही, लेकिन उस वक्त मौलाना को पूरा भरोसा था कि हमारी कौम तरक्की करेगी, कौम तरक्की करेगी, उसको उसकी मदद की जाएगी, बराबरी से उसका साथ दिया जाएगा। जैसे मुझे अटल बिहारी वाजपेयी को मैं सुन रहा था, 1998 में उन्होंने एक तकरीर की थी। पुरानी दिल्ली का एक चौक है, बड़ा मशहूर हौस काजी चौक, विजय गोयल की कंस्टिट्यूंसी में आए थे वो, तकरीर सुन रहा था मैं। एक सेंटेंस बड़ा मुझे उनका बड़ा अच्छा लगा। वो सेंटेंस क्या था? मुस्लिम हमारी संतान की भांति हैं, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करेंगे। तो मैंने कहा कि तकरीबन यही माहौल 1949 में भी था। काश के यह कि इस तरह के जो वायदे हैं, अगर उन वायदों को निभा दिया जाए, ठीक है, उनको उनका हक अदा कर दिया जाए, तो मैं नहीं समझता कि हिंदू मुस्लिम की कोई परेशानी पैदा हो सकती है। नाजरीन, आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स का ख़ास प्रोग्राम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सालगिरह पर उनकी हयात व खिदमात के हवाले से। हम यहाँ पर रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मौलाना आज़ाद की मारकतुल आरा किताब इंडिया विंस फ्रीडम पर। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक मशहूर किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखा और कहा कि मेरी वफ़ात के बाद इसको छापा जाए। ये आवाम में मशहूर है। फिरोज़ बख्श साहब, और आपसे भी ये सवाल है आप दोनों से कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो नेहरू के या महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ थी, या उन्होंने तकसीम का असल ज़िम्मेदार इन दोनों को ठहराया था। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद या उस किताब के छपने से पहले वो किताब किसी नेहरू फैमिली के हाथ लगी, या किसी और ने जो असल चैप्टर था जिसको मौलाना
आवाम तक पहुंचाना चाह रहे थे उसको वहाँ से ज़ाया कर दिया गया, और जो मौजूदा मसौदा है उसमें वो कुछ है नहीं और उसको पढ़कर ऐसा लगता भी नहीं कि इसको छुपाया जा सकता था। इसकी क्या सच्चाई नहीं, है? इसकी बस अब देखिए, जो मुझे पता है, जिस हद तक मुझे अल्लाह बख्शे मेरे वाले नूरुद्दीन साहब ने बताया था जब मैं कलकत्ता गया था। देखिए क्या है, इंडिया मीन्स फ्रीडम के जो वैसे तो जो -230 पेजेस जो कि नहीं छपे आज तक, वो ठीक ठाक किताब है, उसमें सारे उनके जो मामला हैं आज़ादी तक वो बिल्कुल ठीक सही तरीके से दर्ज हुए हैं। लेकिन जो आखिरी 30 सफ़ात थे उसमें उन्होंने ओरिएंट एंड लॉन्गमैन्स जो एक एजेंसी थी, पब्लिकेशन एजेंसी, उसको ये कहा था कि इस किताब के आखिरी इस किताब का जो नया एडिशन आप छापें उसके आखिरी 30 पेजेस आप छापिए, यानी उनकी वफ़ात के मौलाना के 30 ईयर्स लेटर, वो होते हैं 1988 में मौलाना का वफ़ात थी। 89 में एक एडिशन आया, 89 में जो एडिशन आया तो उसमें जब उसमें कुछ नहीं था, उसके बाद फिर एक और एडिशन छपा, उसमें भी कुछ नहीं आया। तो ऐसा लगा नहीं, जो उन्होंने एक धमाका करने वाली बात थी वो जैसे एक बार राहुल ने कहा कि ज़ल्ज़ला आ जाएगा, ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल नॉर्मल थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हकीकत यह है उनमें बहुत कुछ था, और वो मौलाना आज़ाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, हत्ता के गांधी जी से भी नाराज़ थे, चूँकि किसी हालत में वो तकसीम नहीं चाहते थे, वो भी मजहबी बुनियाद पे, हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पे। तो वो जब जनता सरकार आई तो वो मतलब सील बंद मौजूद थे किसी अलमारी में पार्लियामेंट की, कहाँ थे, जो उनका कमरा हुआ करता था मौलाना का। फिर उसके बाद मिसेस इंदिरा गांधी जब जो है दोबारा बनी वज़ीर आज़म, तो वो पेजेस उन्होंने, जो मुझे बताया गया, कुछ ऐसी सोर्सेस के बारे में मैं कहूँगा, उनके बारे में जब वक्त आएगा या अदालत में बताना होगा तो मैं बताऊँगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, उन सोर्सेज ने ये बताया कि मोहतरमा नजमा हेपतुल्ला, जो हमारी आपा भी लगती हैं, उनको पेजेस चूँकि नेहरू फैमिली के ख़िलाफ़ थे और मिसेस गांधी के बहुत क्लोज थे नजमा हेपतुल्ला, तो मिसेस गांधी ने कहा कि ये कागजात कुछ ठीक अच्छी नेचर के नहीं है, हो सकता है उन्होंने पढ़ लिया हो और इसको आप कहीं महफूज कर दीजिए या दबा दीजिए कहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि नजमा मैडम ने वो कागजात अमेरिका में जो उनकी बेटी हैं, वहाँ गालिबन डॉक्टर हैं, वो और उनके दामाद तक पहुँचा दिए, वहीं पढ़े हुए हैं। उन कागजात में क्या लिखा है, क्या हकीकत है, क्या उसमें ऐसी चीज़ है जो बहुत शॉकिंग भी हो सकती है कांग्रेस के लिए, नेहरू फैमिली के लिए, वो तो यही लोग जानते होंगे जिन्होंने उसको पढ़ा। लेकिन वो सच्चाई जो है सामने आई नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल जिसको हिंदी में कहते हैं जग जाहिर है कि उसमें नेहरू और गांधी के ताल्लुक से बड़ी नाराज़गी जाहिर की थी मौलाना। कौन सा ऐसा उसमें क्या लिखा हुआ था कि जिसको छुपाने की कोशिश की गई? तो उन्होंने उस ज़माने की जो लीडरशिप थी उसका मुआवजा किया है, उसमें जैसे नेहरू और पटेल का मुआवजा किया है कि अगर मेरे बाद मैंने अगर जो प्रेसिडेंट थे वो मैंने प्रेसिडेंटशिप अगर पटेल को दी होती है, पटेल प्राइम मिनिस्टर बनते तो क्या होता और नेहरू को देने में क्या हुआ। तो एक उन्होंने एक एनालिसिस किया कि लीडरशिप बदलने से क्या होता। तो उसमें उन्होंने ये जो इंडिया टुडे वगैरह दूसरे मीडिया में जो पेजेस आए हैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि उसमें उन्होंने तजज़िया किया है कि नेहरू जो है इस लिहाज से थोड़ा कमज़ोर थे और पर्सनल एम्बिशंस उनके ज़्यादा थे। पटेल जो थे वो सेंट्रल लीडरशिप के कायल थे कि सेंट्रल इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिया मजबूत हो, इसके कायल थे वो। और ये दिखाया भी उन्होंने आज़ादी के बाद जिस तरह से उन्होंने इंडिया को मजबूत किया है। मतलब नेहरू पटेल के मुकाबले में पटेल ज़्यादा सेकुलर थे? नहीं, वो कुछ नहीं है, दो पर्सनैलिटीज थी, एक पर्सनैलिटी सॉफ्ट होती है और एक पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है। तो ये उन्होंने अपनी जो तहरीर थी इसमें कि अगर आगे होते इसमें तो वो डिवाइड नहीं होने देते, इंडिया को डिवाइड नहीं होने देते। जो क्वेश्चन यहीं पर है, मतलब ये समझ में आता है कि जिस तरह रामलाल सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करें तो पटेल भी उसी तरह थे। नहीं वो सब ठीक है, सुनिए हिंदुत्व का शाम साहब जी, इसमें एक चीज़ और बड़ी संगीन थी जी, इसका हल्का सा हवाला एक हमारे दोस्त हैं सईद आलम, तो वो मतलब प्लेस करते हैं गालिब के ऊपर, मौलाना आज़ाद के ऊपर। पहले टॉम ऑल्टर को मौलाना आज़ाद बना के पेश करते थे। मौलाना ने कहीं ना कहीं
एक और नाराज़गी जाहिर की है पंडित नेहरू के ताल्लुक से, और वो बड़ी ज़ाती है, मतलब पर्सनल है। क्या वो ये है, हालांकि मैं सोचता हूँ उसको कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह देने में कोई हर्ज नहीं है। नेहरू के बारे में सोचते थे कि जो एडविना माउंटबेटन थी उनसे उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो मौलाना आज़ाद के ज़माने के लोगों ने मौलाना को ये बताया कि एडविना माउंटबेटन के एवज़ नेहरू ने जो है एक तरह से पार्टीशन यानी तकसीम हिंद को ख़रीदा था। यानी जो तकसीम हुई नहीं ये तो तज़किया था ना, उनका जो जुमले है, मौलाना आज़ाद के जो जुमले है वो सिंपल है कि वो शख्सियत के लिहाज से जो है नेहरू थोड़ा कमज़ोर थे, है ना। वो किसी के कहने पर मुतासिर हो जाते थे, और किसी मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग उनका जो है बहुत मजबूत जो है वो फैसला नहीं ले पाते थे। उसके मुकाबले में पटेल जो थे मजबूत फैसला लेने वाले आदमी थे। तो ये दो शख्सियात का मुताला है, दोनों से दोस्ती थी उनकी, दोनों से दोस्ती थी, बराबर की दोस्ती थी। तो ये कहना उनके बारे में कि ये कयास हैं और लोग ऐसा गुमान करते हैं कि वो ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये कि जो मौलाना ने लिखा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी और वो लिखा होगा ये कयास ऐसे हैं, नहीं वो कयास होंगे, लेकिन मौलाना ने लिखा है, ये तो धुआं निकलता ही है। नहीं ठीक है, मौलाना से शख्सियत का दर्जा क्या है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा उनका कोई एडविना से कोई रिलेशन था या हम उसमें जा नहीं रहे, लेकिन मौलाना ने कहा कि बहुत क्लोज उनके फ्रेंडशिप थी, बहुत क्लोज ताल्लुकात थे। ताल्लुकात तो हमारे आपके बहुत अच्छे हैं, क्लोज हैं। किस तरह के थे ये फिर इट इज़ फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड। ये जो वो प्ले देख रहा है टॉम ऑल्टर को मौलाना आज़ाद बने हुए, वो लोग समझ जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कौन साहब जो कहीं नहीं जाती, लेकिन समझ ली जाती हैं। और उसका देखिए ऐसा है, ये कहीं ना कहीं हकीकत है, कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है कि एडविना का भी कहीं ना कहीं रोल हिंदुस्तान की तकसीम में रहा है। और चाहे वो तो आप देखिए वो से जुड़े या कैसे उसको वो है कि ब्रिटिश प्लानिंग में जो थी कि इंडिया को डिवाइड करना है, वो उन्होंने अपने दोस्ती को, ताल्लुकात को, अपने हुस्न को, हौसला बाहर को, लेकिन कोई ऐसा रिलेशन या ऐसी चीज़ कोई नहीं थी, कभी चीज़ नहीं। ये और हम चूँकि मौलाना आज़ाद को पर बात कर रहे हैं, तो मौलाना आज़ाद के व्यूज़ ये थे, उन्होंने कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि शख्सियत के इल्ज़ाम नहीं लगाया था उन्होंने। मौलाना जो भी इल्ज़ाम नहीं लगाते थे, 30 पेज नहीं थे, 30 पेज में दिमाग उनका इतना, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इतना जबरदस्त रिपोर्ट और आई है क्या इस दौरान कहीं से या कुछ नहीं। मीडिया में उस जमाने में जब वो बहस चली थी तो मीडिया में काफ़ी कुछ आया था। इंडिया टुडे का मैं हवाला दे रहा हूँ कि उसमें कोट किया उन्होंने कि मौलाना आज़ाद ने क्या कहा नेहरू के बारे में। अच्छा फिरोज बख्श साहब, ये चीजें जो आप बता रहे ना, इलस्ट्रेटेड वीकली में आई थी, जगह बंद हो गया मैगजीन, उसमें कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ जिसको हिंदी में कहते हैं तथ्य हो सकता है। मुझे कंटेम्प्ट का, कोई कांग्रेसी देख रहे हो नेता, उस पर कंटेम्प्ट का मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ जाए, वो देखेंगे, देखिए बात की बात है। अच्छा फिरोज बख्श साहब, ये कहा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कोई औलाद नहीं थी, तो फिर जो नजमा अब्दुल्ला जो खुद को उनकी नवासी कहती है, आपका भी उनसे ताल्लुक़ है, तो वो किस तरह का है और वो किताब नजमा अब्दुल्ला के हवाले मतलब उनके हाथ में कैसे पहुंच गई? कौन से, वो जो इंडिया में स्पीडर जी देखिए ऐसा है, अब आप ऐसी मुझसे चीज़ें पूछ रहे हैं जो कि बहुत ही संगीन किस्म की हैं। खैर लेकिन ठीक है, मैं तो देखिए निडर आदमी हूँ, आप सिवाय खुदा के किससे डरता है, आपने पूछा है। देखिए मेरा ताल्लुक़ मौलाना आज़ाद से इस तरह से है, मौलाना आज़ाद की कोई औलाद नहीं थी। उनका एक बेटा हुआ था हुसैन, जो तकरीबन 4 महीने के बाद ख़त्म हो गया। ज़्यादातर शादी के बाद वो बेचारे जेल में रहते थे, तो मतलब घर बहुत कम जाते थे। उनकी जो बीवी थी जुलेखा बेगम, बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी और अकेली रहा करती थी कलकत्ता में बालीगंज सर्कुलर रोड पे जहाँ उनका मकान था। तो उनकी मौलाना आज़ाद 5 भाई बहन थे, खुद मौलाना आज़ाद, उनसे बड़े भाई थे वो मेरे दादा थे अबू नसरा गुलाम यासीन, अबू नसरा उनका तखल्लुस था। मेरे जो दादा थे मौलाना के बड़े भाई, वो भी बड़े ये समझिए कि आलिम व फाजिल शख्स थे, बेहतरीन फ़ारसी थी उनकी, बेहतरीन अरबी थी, और मौलाना आज़ाद से कहीं बेहतर फ़ारसी और अरबी जानते थे मौलाना के जो बड़े भाई थे वो नसरा गुलाम यासीन। लेकिन चूँकि छोटे भाई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे
और जद्दोजहद आज़ादी में बहुत उनका। और दूसरी बात ये कि गुलाम यासीन साहब का इंतकाल बहुत कम उम्र में 24 साल की उम्र में हो गया था। तो मेरी तो एक कहानी है। अच्छा, नजमा साहिबा का ये है कि वो खुद को मौलाना की पोती बताती हैं। अब मौलाना की तो कोई औलाद नहीं थी, तो पोता पोती कहाँ से आते? खैर, और जब वो मुझसे बड़ी हैं, नजमा आपा मुझसे काफ़ी बड़ी हैं, और जब मैं सीन पे आया उनको पता चला भाई कि ये असल तो ये है, तो फिर उन्होंने पहले वो ग्रैंड डॉक्टर बोलती थी अंग्रेज़ी में, फिर उन्होंने अपने को ग्रैंड नीस कहना शुरू किया। लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। अब ऐसा है कि ये कैसे ग्रैंड नीस बनी या ग्रैंड डॉटर बनी। हमारे एक दोस्त हैं ICCR में, मोहता साहब। ऐसा है कि एक किताब छापी जब ICCR की चेयरमैन थी नजमा आपा, उस किताब का नाम था जर्नी ऑफ अ लेजेंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 टू 1958। तो इस किताब में उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी गलती उनसे ये हो गई कि उसके सफ़ा नंबर 1 पे अपने को मौलाना आज़ाद के साथ बैठे हुए दिखा दिया। खैर कोई नहीं, ठीक, नजमा आपा ने वो किताब छप गई। जब छप के वो बाहर आई तो मौलाना आज़ाद के ड्राइवर थे चेतराम, उनका जो लड़का है बेटा, वो उस दौरान, ये 2005 की बात बता रहा हूँ जब किताब छप के आई, इस किताब का इजरा होना था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के जो जनरल परवेज मुशर्रफ, और ये क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत यहाँ दिल्ली का जो क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ होना था इसका इजरा। लेकिन इजरा से 10 दिन पहले जब ये किताब आई खुल के, और एक हमारे दोस्त हैं IFS ऑफिसर, उनका नाम है मोहता साहब, मधुक मोहता, तो जब किताब देख रहे थे तो ड्राइवर जो था मौलाना आज़ाद का, उनके बेटे ने ये कहा कि ये तस्वीर जो है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है मौलाना आज़ाद नजमा आपा की, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि उसका कैप्शन ये था कि नजमा आपा मौलाना आज़ाद से जो है ब्लेसिंग्स ले रही हैं, मुबारकबाद उनको दे रहे हैं उनकी ग्रेजुएशन के बाद। मौलाना इनकी नजमा आपा की पैदाइश 1940 की 58 की तस्वीर उन्होंने दिखाई 1958। अब क्या हुआ कि मौलाना नजमा आपा ने जो ग्रेजुएशन करी वो मई 1958 में करी। मौलाना का इंतकाल हो गया था 22 फरवरी। तो वो कैसे बैठ सकती थी मौलाना के साथ, उनके भूत के साथ तो नहीं बैठ सकती थी। फिर उनकी तस्वीर 18 साल की बच्ची नहीं लग रही थी वो और वो मौलाना के ड्राइवर के बेटे ने बताया कि उस टाइम जब ये 18 साल की थी तो वो मौलाना इनको घर में भी नहीं घुसने देते थे, कोई रिश्तेदारों से दूर रहते थे, तो उनकी 2 चोटियाँ होती थी क्या। उस टाइम वो कम से कम 35-40 साल की लेडी लग रही हैं। उस फोटो के फोटोशॉप छापा वो तो, हाँ, फोटोशॉप जो भी है कट पेस्ट के जरिए सब कुछ हो जाता है आजकल। तो फिर वो एक्सपोज हो गई, उसका मुकदमा चला काफ़ी दिन हाई कोर्ट में। तो फिर मुझे मोहता साहब ने बताया कि ये इस तरह से मौलाना आज़ाद से जुड़ी कि इनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। हुआ ये कि 1900 पूरी सुन लीजिए, ये हिस्ट्री ज़रूरी है, अगर चली जाके पहली बार बता रहा हूँ ये खुल के, आपने दबंग होकर पूछा है। 1958 में भोपाल में मिसेस गांधी गई तकरीर करने, वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी, उनका भी बड़ा रुतबा था, पढ़ी लिखी थी जो भी है। तो जब वो तकरीर करने गई तो मैडम सब लोग आए, उनकी साड़ी पे प्रेस होनी थी। उस टाइम भी वो कॉटन की साड़ियाँ पहना करती थी। तो वो प्रेस करने में कौन आ गया है, तो उस टाइम ये युवा जो दल था विमेंस, उसकी मेंबर थी नजमा आपा, युवा दल की, जो लड़कियों का युवा दल था। तो ये आगे कह रही मैं प्रेस करा दूंगी। तो जब प्रेस करा दी इन्होंने तो उनकी मुलाकात मिसेस गांधी से हो गई। उसके बाद फिर इनकी मुलाकातें हों, मतलब मामला के चोंचले बढ़ गए। फिर आगे जब पॉलिटिक्स का मामला हुआ तो मिसेस गांधी ने कहा इनसे, या इन्होंने कहा कि अपने को प्रोजेक्ट करो मौलाना आज़ाद की पोती के तौर पे। किया, प्रोजेक्ट चला, लेकिन फिर लोगों को तो हकीकत पता थी, मैं तो सीन पे नहीं था, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त। तो गालिबन ये है कि इस तरह की कहानी है। वो अब आपने पूछा, मैंने बता दिया। कुछ अच्छा, मुझे शर्म भी आती है इस तरह से। एक बात आवाम में फैली हुई थी कि नजमा अब्दुल्ला का मौलाना आज़ाद से रिलेशनशिप का, रिश्तेदारी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आज आपने मिरर टाइम्स पे सच बता ही दिया कि उनका इस तरह कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उन्होंने
अपने आप को उसकी तरफ मंसूब करके प्रोजेक्ट किया, एक सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की और इसी को उनको मिल रहा है कांग्रेस में भी या बीजेपी में। उनके खिलाफ एक केस भी मेरा चल रहा है हाई कोर्ट में, लेकिन चूंकि भारी भरकम वो वजीर हैं तो इस केस में तारीखें पड़ जाती हैं। तो वजीर नहीं रह गया, अब तो गवर्नर है। गवर्नर मतलब एक बड़ा नाम है ना। देखिए हिंदुस्तान में एक बड़ा नाम है, मुस्लिम खवातीन में उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है। तो केस मेरा चल रहा है, मैंने इन्हीं सब बातों को लेकर केस किया हुआ है। लेकिन ये कि जजेस भी डरते हैं कि भाई सच्चाई, तो ये तारीख पे तारीख। अच्छा अगवान साहब, इस शो को हम ख़त्म भी करेंगे, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना क़याम पाकिस्तान के हामी थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसके शदीद मुखालिफ थे, यानी बिल्कुल वर्सेस वाला मसला था। हिंदुस्तान में जिन्ना की अगर कहीं तस्वीर लगती है, कोई नाम लेता है तो उसको गद्दार कहा जाता है। क्या पाकिस्तान में भी मामला है कि अगर कोई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम लेता है, उनकी तस्वीर लगाता है, उन पर कोई प्रोग्राम करता है, तो उनको पाकिस्तान की आवाम, वहाँ की हुकूमत गद्दार कहती है? नहीं, इस सिलसिले में जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और लेकिन एक ये बुनियादी तौर पर वाक़या बताऊँगा, बात पूरी कर लीजिए। बुनियादी तौर पर ये है कि मौलाना आज़ाद को पाकिस्तान में मुखालिफ समझा जाता है, ये एक इम्प्रेशन है दुनिया में। लेकिन एक ये वो तो सच है कि पाकिस्तान के मुखालिफ थे। हाँ, पाकिस्तान मुखालिफ थे, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान का जो पूरा एक एक्सेप्टेंस का जो एक तो तहरीक तो बहुत पुरानी थी वो, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने का जो काम था, मकबूलियत का काम था, खुद जिन्ना के खिलाफ थे। जिन्ना के खिलाफ थे, जिन्ना खुद जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर खिलाफ थे, और गांधी जी ने कहा उनको, और उनकी राइटिंग्स और उनकी तकरीरें ऐसी सारी मौजूद हैं। तो ये आखिरी फेज में जो कम्युनलाइजेशन होना शुरू हुआ पूरी पॉलिटिक्स का, और उसमें ब्रिटिश का भी बड़ा रोल रहा। नहीं ये क्या है, देखिए क्या है, जब तक पाकिस्तान नहीं बना था मौलाना पाकिस्तान के मुखालिफ थे। मुखालिफ है कि वो तकसीम नहीं चाहते थे हिंदू मुस्लिम के नाम में मजहब के। तकरीर उनकी एक भी है जी, यानी उनकी एक तकरीर के फौरन बाद एक तकरीर हुई है, शायद गामगढ़ की तकरीर या कहीं तकरीर थी। लोगों को एक्सपेक्ट था, उम्मीद थी कि मौलाना आज़ाद जो है जिन्ना के खिलाफ बोलेंगे या पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जब पाकिस्तान बन गया तो कोई अंग्रेज जर्नलिस्ट उनके पास पहुंचा और उसने उनसे पूछा कि आपके क्या ख्याल है, पाकिस्तान तो बन गया है। तो मौलाना का जवाब ये था, अब चूंकि पाकिस्तान बन गया है, मैं चाहूँगा वो तरक्की करे, आगे बढ़े, और उसमें जो लोग रह रहे हैं वो अपना जो भी उनका नस्बुल है ईमानदारी से, अच्छाई से, अमन के रास्ते पे चलकर उसको हासिल करें। ये देखिए कितना बड़ा जहन है। और एक बात और बताऊं, जनरली पाकिस्तान में मौलाना को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए कि वो पाकिस्तान की फॉर्मेशन चाहते ही नहीं थे। ठीक है, एक आम ये समझिए कि इंसान की नेचर तो यही होती है, ठीक है ना। हिंदुस्तान में जिन्ना साहब को पसंद नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग मानते हैं। एक वहाँ इदारा है दारुस्सलाम करके, लाहौर में उसका हेड ऑफिस है, तो वो लोग उनके वो समझते हैं, वो बड़ी कदर उनकी करते हैं। काफ़ी किताबें उन्होंने मौलाना आज़ाद की छापी हैं। और मैं एक बार बताऊँ, मैं एक दफ़ा लाहौर गया था तो मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गई थी ISI, और वो ये सोच रहे थे ये जो है ये मुर्गा फंस गया है, मुझे कहीं ना कहीं वो कोर्ट लखपत जेल में डाल देते, सिर्फ इसी वजह से कि इसका ताल्लुक मौलाना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी ना किसी तरह से अल्लाह करम हो, बच के आ गया वहाँ। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी कौम से क्या चाहते थे, या हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए उनका क्या पैगाम है, और हिंदुस्तानी मुसलमानों को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नज़रियात की रोशनी में, उनकी तालीमात की रोशनी में क्या करना चाहिए? आखिरी कमेंट होगा आपका भी और फिर जैसे उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम्स, ये उनका एक बड़ा जुमला था। वो पूरे एशिया के लिए उनका तबसरा था, ये उनकी तकरीर हुई थी, उसमें कहा था पूरे एशिया का एक मसला है कि तालीम यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है, और सारे मसाइल की जड़ जो है तालीम की कमी है। तो वो पैगाम मुसलमानों के लिए भी है, पूरे मुल्क के लिए भी है कि तालीम पर जोर दें, और तालीम पर जो नक्शा उनका था उसको अगर बाकी रखा गया तो मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो जो साइंस की तरक्की इंडिया की 75 तक थी, जिसकी बेसिस पर पूरा एक नक्शा बना हुआ था, वो बहुत तेज़ थी। उसके बाद इंडिया बहुत पीछे हो गया है, रिसर्चेस में हर चीज़ में पीछे हो गया है। अब जाके इस साल डेटा आए हैं जिससे मालूम होता है कि इंडिया की रफ्तार थोड़ी बढ़ी है साइंस प्रोडक्शन में। तो मौलाना आज़ाद का जो पूरा नक्शा था वो साइंस बेस्ड था, डेमोक्रेसी बेस्ड था, यूनिवर्सल अप्रोच के साथ था, और वो चाहते थे कि मुसलमान भी तालीम के मैदान में आगे बढ़ें और तालीम हासिल करने की पूरी कोशिश करें।
फिरोज बख्श साहब आपकी नज़र में क्या पैगाम? नहीं, बिल्कुल ये देखिए, जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, मौलाना आज़ाद की एक तकरीर जो विंटर सेशन था 1948 की पार्लियामेंट में उन्होंने दिया था, और दबंग आदमी थे, वो डरते किसी से थे नहीं। और जब उन्होंने ये अपना तालीम के ताल्लुक से उसको जोड़ा उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से, तो पुरुषोत्तम लाल टंडन जी ने काफ़ी उनकी मुखालिफत भी की। वो चंद अल्फाज में मैं पढ़ देता हूँ, बड़े मीनिंगफुल है, जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहे। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि हर हाल में मुक़द्दम काम अवाम की तालीम है। मुसलमानों ने कहा अवाम की तालीम है, यही काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तालीम के लफ्ज़ को यहाँ इससे ज़्यादा वसी मानों में लीजिए। तालीम से मकसूद वो तालीम नहीं है जो कवाइद और ज़वाबित के ज़रिए मकतबों में दी जाती है, बल्कि ये दीनी और असरी तालीम का बेहतरीन इम्तजाज है। ये तालीम आने वाले अहद के लिए है। जिन्हें आज पढ़ाया जा रहा है, कल वो काम करेंगे। कौम को उसकी मौजूदा हालत से बुलंद करने के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा नस्ल की दिमागी हालत और अमली इस्तेदाद दुरुस्त की जाए। वक्त की तमाम मुश्किलात का यही इलाज है। तो तालीम के ताल्लुक से उन्होंने हमेशा वो कुछ ना कुछ कहते रहते थे, करते रहते थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान का, अब्दुल रशीद अगवान साहब और फिरोज बख्श साहब। फिरोज बख्श साहब मौलाना के ख़ानदान से भी, और मौलाना का तारीख़ी नाम है, उनके वालिद मोहम्मद खैरुद्दीन भी उन्हें फिरोज़ बख्ती कहकर पुकारते थे। मौलाना आज़ाद के नाम से हर साल 11 नवंबर को यौम तालीम मनाया जाता है, और आज 11 नवंबर यौम तालीम है। और हमारे दोनों मेहमान ने अपना आखिरी पैगाम या आखिरी मैसेज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से दिया, वो यही कि वो तालीम चाहते थे, तमाम मसाइल का हल तालीम में है, कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी को तालीम याफ्ता बने। आज के मुसलमानों को, हमारी कम्युनिटी को देखना है, अंदाज़ा लगाना है क्यों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का सिर्फ नाम लेते हैं, उनके नाम पर जलसे का इनेकाद करते हैं, सेमिनार करते हैं, या फिर उनका जो मिशन था, उनका जो पैगाम था तालीम का, उस पर भी वो अमल करते हैं, उसके फ़रोग़ की कितनी कोशिशें कर रहे हैं। हमारा एक ख़ुसूसी प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम में। अगर आप YouTube पर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millattimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।